आगे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में डॉपलर इफेक्ट पढ़ लिया है और आगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले ही हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो मोटा मोटा थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? दो ऐसे सोर्सेज विच वाइब्रेट विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो ऐसे सोर्सेज जिनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उसको अपन बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और जो दो ऐसे सोर्सेज जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता उसको अपन बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज, है ना। तो कोहेरेंट सोर्सेज को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, टू सोर्सेस विच वाइब्रेट विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन पढ़ेंगे वेव्स का। तो फटाफट अपन देख लेते क्या है। When two or more waves arrive at a particular point in space, they are said to superimpose with each other। तो मान लीजिए बेटा, ये एक वेव है और ये एक वेव आ रही है और ये दोनों वेव इस पॉइंट में मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे बेटा, सुपरपोजिशन हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सुपर इम्पोज होंगे। अब सुपर पोजिशन का मतलब क्या है ना। या फिर ये जो सुपर इम्पोज हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, देखिए बेटा, मान लीजिए इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए y1 है और इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लीजिए y2 है। तो जब ये लोग दोनों मिलके एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी ना, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, मान लीजिए ये दोनों सुपर इम्पोज किया और ये रिजल्टेंट वेव बन गया। इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो y1 और y2 का के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है ना। तो y1 और y2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे a new wave in which the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of displacement produced due to the two individual waves at that instant। तो ये जो y1 और y2 को मिला के ये जो y वेव बनी है ना, ये जो y वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये y1 और y2 के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है ना। इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब बेटा, सुपरपोजिशन में एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कब होता है, ये जो दो वेव्स जो आपस में आके मिल रही है या दो से ज्यादा वेव जो आपस में आके मिल रही है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हुई, क्या सेम हुई बेटा, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब कहीं मेरे को ब्लैक स्पॉट मिलेगा, कहीं ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ब्राइट को अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्लैक को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो एनर्जी होगी ना वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या करेगी, वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ऐसे व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक मेरे को क्या दिखेंगे, एक पैटर्न दिखेगा मेरे को। या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इंटरफेरेंस कब आता है बेटा, इंटरफेरेंस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है, तो दो वेव आपस में आके मिलेगी, दो या दो से ज्यादा। तीसरा पॉइंट है कि जो वेव्स एक दूसरे से आके मिल रही है उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और अगर ये तो क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चा, अ स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का ही एक केस है, व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज। जब दो या उससे ज्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वो एक दूसरे से मिलती हैं और वहां पे एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
इसको अपन कहते हैं इंटरफेरेंस। अब हम लोग बेटा यहाँ पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जब एनर्जी सबसे ज्यादा, और डिस्ट्रक्टिव मतलब जब सबसे वहां पे कम। ठीक है ना? तो आइए देखिए, मान लीजिए कि ये सोर्स S1 है और मान लीजिए कि ये सोर्स S2 है। ठीक है ना? ये यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना? और ये जो है ना पॉइंट P, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है। ये पॉइंट P इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अगर ये पॉइंट इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हुआ तो आप ये कह सकते हो कि जो S1P है वो S2P के बराबर है। ठीक है ना? इसका मतलब दोनों का जो पाथ है वो सेम है। तो बेटा दोनों का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? S1P माइनस S2P बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है ये कितना है बेटा? 0 है। कितना है बेटा? 0 है। ठीक है ना? आप इस पॉइंट को यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है ना? ये जो पॉइंट P है, आप इस पॉइंट P को यहाँ भी ले सकते हो, है ना? मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी। ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना? ये बाइसेक्टर में कहीं भी अगर आप पॉइंट लोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। अब थोड़ा सा क्लास 11th याद कीजिए कि फेज डिफरेंस बराबर कितना होता है? ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 0। तो डेल्टा फाई कितना आ गया बेटा? डेल्टा फाई कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना? डेल्टा फाई कितना आ गया यहाँ पे जो डेल्टा फाई आ गया है ये आ गया अपना 0। ठीक है ना? तो फेज डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों वेव्स में? 0 आ गया। तो मान लीजिए कि जो S1 है ना, ये मान लीजिए ये है S1 को अपन Y1 लिखते हैं। Y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी। तो जो Y2 होगा ये होगा A2, ये भी होगा साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे वेव्स की बात कर रहे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ओमेगा दोनों का सेम रहेगा। और देखो फेज डिफरेंस भी 0 है, तो ये भी ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी। ठीक है ना? अब जैसे कि हमने बोला है कि सुपरपोजिशन में क्या होगा कि जो नेट रिजल्टेंट होगा, ये जो नेट रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा? ये अपना होगा y1 प्लस y2। क्या हो जाएगा? ये y1 प्लस y2। तो अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया A1 प्लस A2 और ये हो गया साइन ओमेगा इंटू टी। है ना? ये हो गया साइन ओमेगा टी। अगर मान लीजिए बेटा कि A1 बराबर A2, मान लेते हैं कोई केस A1 बराबर A2 मान लीजिए A के है, तो जो वेव जो सुपर इम्पोज करने के बाद आएगी ना, ये आ जाएगी A प्लस A कितना हो जाएगा बेटा? 2A साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? 2A साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। किसके? एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। तो मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इंटेंसिटी, मान लेते हैं यहाँ पे कि इंटेंसिटी ड्यू टू ईच सोर्स, है ना, हर सोर्स के कारण मान लेते हैं इंटेंसिटी, मान लेते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू ईच सोर्स इज आई नॉट। है ना? जैसे कि हम लोगों ने ये माना ना, जैसे यहाँ पे ये मान लिया कि एम्पलीट्यूड अगर दोनों का सेम है, अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगी फिर भी हम बता देंगे कैसे निकालना है। ठीक है ना? अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम मान लिए तो जो रिजल्टेंट वेव है वो 2A साइन ओमेगा टी हो गया। है ना? अब हमें पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। मान लेते हैं हमारी y1 और y2 दोनों का इंटेंसिटी है आई नॉट। जैसे यहाँ पे मान लिया दोनों का एम्पलीट्यूड a है, वैसे दोनों की इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट। तो जो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा? 2A की होल स्क्वायर की होगी। तो ये होगी 2A के होल स्क्वायर की। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ये बराबर आ जाएगी 4 आई नॉट के। क्योंकि अगर ईच वेव का इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो देखिए बेटा अगर आई नॉट ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4A का स्क्वायर।
तो आई रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4I0 के हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, इसका मतलब अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है और अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इन दोनों के वेव के मिलने से जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 4I0। और इस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो गया कि जो इंटेंसिटी होगी किसकी होगी, 4I0 के बराबर होगी अगर हर वेव की इंटेंसिटी I0 है। अगर हर वेव की इंटेंसिटी अपन I0 लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक और अपन जनरल केस लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये सोर्स S1 है और ये मान लीजिए सोर्स S2 है। ठीक है ना। अब की बार पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं है। अब की बार जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी S1P और यहां तक से यहां तक की दूरी मान लीजिए S2P। ठीक है ना। तो ये और ये मान लीजिए कि इनका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये सॉरी का जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, जो कि है S1P माइनस S2P, मान लीजिए ये n लैम्डा के बराबर है। किसके? n लैम्डा के बराबर, जहां पे n 0 1 2 3 डॉट डॉट करते करते इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा एक्स बराबर मान लीजिए n लैम्डा। तो प्यारे बच्चों जो डेल्टा फाई होगा ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई बाई लैम्डा। ये जो डेल्टा फाई होगा ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना बच्चों? n लैम्डा। ठीक है ना। लैम्डा से लैम्डा कटा तो डेल्टा फाई बराबर कितना आ गया, 2n पाई, जहाँ पे n कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2n पाई, है ना। तो डेल्टा फाई बराबर यहाँ पे डेल्टा फाई बराबर 0 हो सकता है, यहाँ पे 2 पाई हो सकता है ना। n को 1 रख दो, n को 2 रख दो, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, डॉट 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 करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स कितना है बेटा, n लैम्डा, डेल्टा फाई कितना है बेटा, 2n पाई। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर एक y1 बराबर है a1 साइन ओमेगा टी, तो y2 बराबर कितना होगा, y2 बराबर होगा a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। या तो 2 पाई हो जाएगा, या तो 4 पाई हो जाएगा, या तो 6 पाई हो जाएगा, या तो 7 पाई हो जाएगा, या तो सॉरी या तो 8 पाई हो जाएगा, या 10 पाई हो जाएगा, या मान लीजिए 2n पाई। ठीक है ना। अगर आप साइन ओमेगा टी माइनस 0 करते हो तो साइन ओमेगा टी, अगर आप साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई करते हो, देखो हर 2 पाई के बाद वेव खुद को दोबारा दोहराता है। हर 2 पाई के बाद वेव खुद को दोबारा दोहराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई कर दोगे तो दोबारा वही लिखा हुआ है ना, कुछ चेंज थोड़ी हो गया, ये दोबारा वही तो लिखा हुआ है, क्योंकि हर 2 पाई के बाद साइन जो है वो खुद को दोहराता है। तो ये तो वही लिखा हुआ है ना, A2 साइन ओमेगा टी, है ना। ये तो वही लिखा हुआ है। ये जो साइन होता है ये 2 पाई के बाद खुद को क्या क्या करता है, दोहराता है। तो अगर माइनस 2 पाई कर दीजिए या फिर +2 पाई कर दीजिए, बात तो एक ही है ना, ये वेव और ये वेव तो सेम ही है ना। तो अगर ये A2 साइन ओमेगा टी माइनस है तो ये भी तो A2 साइन ओमेगा टी है, और तो कुछ है नहीं है। ठीक है ना। तो y1 बराबर कितना आ गया बेटा, y1 बराबर आ गया a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर आ गया a2 साइन ओमेगा टी। तो जब ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जब ये लोग सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2, और यहाँ पे दोबारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अगर आप दोबारा a1 बराबर a2 बराबर a मान लो तो y बराबर दोबारा आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी, और दोबारा अगर आप हर वेव की इंटेंसिटी को I0 मान लो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 4I0 हो जाएगी। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, अगर हमें कंस्ट्रक्टिव, कैसी बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना पड़ेगा वो लैम्डा के बराबर होना पड़ेगा, और जो फेज डिफरेंस होना पड़ेगा वो होना पड़ेगा 2n पाई के।
किसके बराबर होना पड़ेगा, 2n पाई के, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके यहाँ भी काम में आएगा, और साथ साथ में अपने SHM या वेव वाले क्लास 11th वाले वेव में भी अपने ये काम में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए बेटा, अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं, आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, मान लीजिए कि ये सोर्स S1 है, और मान लीजिए ये सोर्स S2 है, और ये मान लीजिए पॉइंट P है, और ये है S1P, और ये मान लीजिए S2P, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस अब जो पार्ट डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स, है ना, मान लीजिए कि S1P माइनस S2P, मान लीजिए अब की बार ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है ना। मान लीजिए या तो लैम्डा बाई 2 है, या तो 3 लैम्डा बाई 2 है, या तो 5 लैम्डा बाई 2 है, या तो 7 लैम्डा बाई 2 है, डॉट 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 करके मान लीजिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स मान लीजिए ये है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां पे n कहां से स्टार्ट हो रहा है, n स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 डॉट 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 करके आगे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते जाएगा। n को 0 रखिए, लैम्डा बाई 2, n को 1 रखिए 3/2, ठीक है ना। तो इससे जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। इससे जो पार्ट डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 पाई आएगा। तो ऐसे करते करते 5 पाई 7 पाई, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होगा वो आ जाएगा पाई, वो आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1 पाई, कितना होगा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ जो n होगा ये दोबारा 0 1 2 डॉट 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 करके ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि y1 बराबर है a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर है a2 साइन ओमेगा टी माइनस कुछ भी ले लीजिए, माइनस मान लेते 3 पाई लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप जब भी साइन ओमेगा टी माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई माइनस 7 पाई करते हो ना, तो इससे जो आंसर आता है ये आता है -a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। क्या आएगा, -a2 साइन ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर अपन रिजल्टेंट निकालेंगे y रिजल्टेंट, तो y रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा ये। तो अगर आप a1 बराबर a2 बराबर a लेते हो तो जो अपना y रिजल्टेंट आएगा a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई होनी चाहिए ये 2n प्लस 1 पाई के बराबर होनी चाहिए, और जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के, ठीक है ना। अब देखो ये सारे फॉर्मूले अपन एक और तरीके से भी कर सकते थे, हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। मान लीजिए कि एक वेव है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड या जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर के तरह डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, ठीक है ना। तो अपन इसको ले सकते हैं a1, अगर आप इसको लोगे a2 तो देखो a1 और a2 में जो फेज डिफरेंस है कितना है, 5 का है,
तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, वेक्टर की तरह ऐड करेगा जैसे कि लिखा हुआ था सुपरपोजिशन में। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ना, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अगर आप इसकी इंटेंसिटी ले लो I1, इसकी इंटेंसिटी ले लो I2, तो अगर कोई ऐसा वेव जिसकी इंटेंसिटी I1 I2 है ना, कोई ऐसी वेव जिसकी इंटेंसिटी I1 I2 है और एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा ये होगा, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, देखो आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये A1 स्क्वायर ये यहाँ पे I1 आ जाएगा, ये A2 स्क्वायर ये यहाँ पे I2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट I1, यहाँ पे आ जाएगा रूट I2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई, ठीक है ना। आप डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, है ना। कंस्ट्रक्टिव मतलब इसका मैक्सिमम होना पड़ेगा एम्पलीट्यूड, तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो आप कॉस फाई को यहाँ पे आप कॉस फाई को यहाँ पे 1 रख सकते हो, है ना। तो ये कब कब 1 होगा आप देख सकते हो। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब सॉरी यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव रखना है तो एम्पलीट्यूड को होना पड़ेगा, और एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। और कॉस फाई कब 1 होता है 0 में होता है। अच्छा, मिनिमम के लिए आपको कॉस फाई को -1 रखना पड़ेगा जिससे कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए, और उसके लिए आपको 180 वगैरह उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अपने को ज़रूरत नहीं है, अगर अपन ने इस तरीके से डिराइव कर लिया है तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि नीट अपन तो नीट देंगे, है ना। अगर अपन को नीट देना है, अगर बोर्ड भी देना है तो बोर्ड में भी मान लीजिए क्लास 12 में आ गया तो अपन ऐसे कर देंगे, नंबर तो अपने को फिर भी मिल जाएगा। और अगर नीट में करना है तो अपन याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव में n लैम्डा 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव में 2n+1 लैम्डा बाई 2 और 2n+1 पाई। बस अपना काम हो गया, अपने को अननेसेसरी चीज़ों में जाने की ज़रूरत क्या है। और ये वाला याद रखना कि इंटेंसिटी अगर I1 I2 है तो अपन इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं ना, ये वाला चीज भी आप यहाँ पे याद करके रखना, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अपन थोड़ा सा और बात करना, तो पिछले वाले एग्जाम्पल को ही हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। मान लीजिए बेटा y1 बराबर है, अब की बार a1 नहीं, y1 बराबर मान लीजिए a साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर मान लीजिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर अपन y1 प्लस y2 करते हैं, y बराबर y1 प्लस y2, तो अपन कर लिख सकते हैं यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अपन a को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे a को कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला आएगा बेटा साइन a प्लस साइन b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है ना, है ना। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, है ना। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, a बाहर चल गया, साइन a प्लस साइन बी 2, साइन a प्लस साइन बी 2, साइन a प्लस बी बाई 2। अगर अपन इन दोनों को प्लस कर देते हैं, अगर अपन इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो गया है 2 ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है ना। और ये हो गया है कॉस a माइनस बी बाई 2। अगर अपन इन दोनों को माइनस कर देते तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, है ना। ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा, तो 5/2, ठीक है ना। मैंने इस्तेमाल किया है साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है ना। तो ये 2a बाहर चल गया, और ये लिखा हुआ है साइन, ये लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस 5/2, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos 5/2, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये जो हम अभी निकाल रहे हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया बेटा 2a cos 5/2, और यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है ना। और इसको आप एक बार डेफिनेटली, है ना, करना है आप इसको, है ना,
ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर यही वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर अपन इस वेव को अच्छे से देखें, अगर अपन इस वेव को अच्छे से देखें तो ये वेव है, और इस वेव में जो एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर आ रहा है ना, वो ये वाला फैक्टर आ रहा है। ये जो 2a cos ओमेगा टी है ना, ये इसके एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर क्या आ रहा है बेटा, ये इसके एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर आ रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा ना, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2a cos फाइव बाई टू। और जो इंटेंसिटी होगी, आपको पता है बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है ना, अगर आप इसको होल स्क्वायर करके तो 4a² हो जाएगा, और आपको पता है a² बराबर अपन i0 लिख सकते हैं ना, i0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हर वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम लिया है, तो उनकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे सेम होनी पड़ेगी i0। तो ये आ गया मेरे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन फाई मान लीजिए कि 0 ले लेते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन मान लीजिए ऑड मल्टीपल ले लेते हैं, मान लीजिए पाई 3 पाई कुछ भी ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे आई रिजल्टेंट निकालेंगे तो 4i0 cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 1 होता है। तो देखिए आई रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ पे, आई रिजल्टेंट 4i0 हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो, है ना, अगर अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं यहाँ पे, है ना, मान लीजिए पाई, अगर अपन पाई ले लेते हैं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे पाई ले लेते हैं तो आई रिजल्टेंट बराबर आ जाएगा 4i0 cos स्क्वायर पाई बाई टू, है ना, cos स्क्वायर पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। तो आई रिजल्टेंट बराबर 4i0 cos स्क्वायर 90, और cos 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है ना, तो देखो आई रिजल्टेंट कितना आ गया, 0, जो कि अपन ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था। तो मोटी मोटी बातें हैं कि अपने को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इन दोनों को याद रखना, इसको याद रखना, इसको याद रखना, इनको याद रखना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट यहाँ पे 0 हो गया या मिनिमम हो जाएगा, है ना। अगर a1 a2 है तो a1 माइनस a2 हो जाएगा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, है ना। अगर a1 a2 है तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 माइनस a2, है ना। और अगर a है तो 0 हो जाएगा, और 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू। इंटरफेरेंस में अगर दोनों a है तो 2a हो जाएगा, है ना, या फिर a1 प्लस a2 हो जाएगा, है ना, या फिर a1 प्लस a2 हो जाएगा। इंटेंसिटी कितनी 4i0, और नेक्स्ट अगर अपन पार्ट डिफरेंस देखें तो n लैम्डा, और फेज डिफरेंस 2n पाई। ठीक है ना, तो ये अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर ली। नेक्स्ट अपन अब सीधा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूलेस करेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।